टारगेट ऑन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग मार्च 2025 का करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं और ये करंट अफेयर्स आपके बीपीएससी एग्ज़ाम, बिहार एसआई और बिहार पुलिस, ये तीनों के लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं एक सब्जेक्टिव करंट अफेयर्स है, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। सफल परीक्षण अस्त्र MK1 कहता है कि स्वदेश निर्मित विमान तेजस के MK1A विमान से अस्त्र MK1 का सफल परीक्षण किया गया है। कहाँ से किया गया है? तो चांदीपुर तट से किया गया है और इसके मारक क्षमता है हवा से हवा में 100 किलोमीटर तक। विकास किया गया है, DRDO ने इसको बनाया है। और अस्त्र MK3 गांडीव जिसकी क्षमता है 340 किलोमीटर तक, ये भी हवा से हवा में मारता है। तो देखिए हम लोग ये ध्यान में रखेंगे कि अस्त्र MK1 का परीक्षण किया गया, सफल परीक्षण किया गया अस्त्र MK1 का, और ये स्वदेश निर्मित है। तो ये देखिए कि अस्त्र MK1 नाम से ही दिखा जा रहा है कि अस्त्र है, हिंदी नाम है, तो वह स्वदेश निर्मित है। और किसके द्वारा किया गया है? तो विमान तेजस के द्वारा, तेजस के MK1A के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। और ये कहाँ किया गया? चांदीपुर तट पे किया गया है। इसका मारक क्षमता जो है वो हवा से हवा 100 किलोमीटर तक है और ये DRDO के द्वारा विकसित किया गया। अब इसी अस्त्र MK1 का MK3 वर्जन, जिसको गांडीव नाम दिया गया है, उसका भी परीक्षण कर दिया गया है। इसका मारक क्षमता 340 किलोमीटर है, ये भी हवा से हवा में मार सकता है। तो दो तरीके का अस्त्र का परीक्षण हुआ, MK1 और MK3। लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार अश्विनी कहता है कि भारत सरकार इस रडार को खरीदने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के से अनुबंध किया है। सौदा है 2906 करोड़ रुपए का। विशेषता इसका क्या है कि अश्विनी रडार उच्च गति वाले लड़ाकू विमानों से लेकर मानव रहित हवाई यानों एवं हेलीकॉप्टर जैसी धीमी गति से चलने वाले लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम है। तो अभी हम लोग एक जो न्यूज़ में भी देखे थे, जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था तो S-400 का नाम हम लोग सुन रहे थे। तो इसका काम क्या था कि जो भी विमान आ रहा था तो उस विमान को लोकेशन को ट्रैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। तो कुछ उसी प्रकार का ये भी हमारा है, जो कि ये BEL के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? BEL के द्वारा बनाया गया है। तो इस रडार को खरीदने के लिए इससे क्या है, इसका नाम क्या रखा गया है? अश्विनी इसका नाम है। ये लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार है, लो लेवल का है। तो इसका सौदा कितने का है? 2906 करोड़ रुपये का किया गया है। और ये इसका विशेषता क्या है? तो विशेषता ये है कि उच्च गति वाले लड़ाकू विमान एवं मानव रहित हो या तो हेलीकॉप्टर हो, किसी भी तरीके का हो, या तो बहुत ज़्यादा स्पीड वाला हो, मानव रहित हो, या हेलीकॉप्टर जैसे धीमी गति वालों को भी ट्रैक करने में ये सक्षम है। तो ये हमारा इसका नाम क्या है? लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार का नाम है अश्विनी। किसके साथ अनुबंध किया गया है? तो BEL के साथ अनुबंध किया गया है। प्राइस इसका कितना है? सौदा हुआ 2906 करोड़ रुपए का किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज NASM-SR सफल परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा। विशेषता है कि एक बार में लॉन्च कर देने के बाद अपने लक्ष्य को कभी भी बदल सकता है। मैन इन लूप किसके लिए? भारतीय नौसेना के लिए है। परीक्षण चांदीपुर स्थित एकीकृत प्रशिक्षण रेंज के द्वारा किया गया है। तो आप हम लोग देखिए कि मार्च में बहुत सारा आपका ये परीक्षण किया गया है अंतरिक्ष और ये सेना को लेकर। तो इसमें क्या है? नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का जो है, शॉर्ट रेंज का है। तो ये इसमें नेवल में जो किया गया, ये किसके द्वारा किया गया? DRDO के द्वारा किया गया है। और इसका विशेषता ये है कि अपने लक्ष्य को कभी भी बदल सकता है, लॉन्च करने के बाद कभी भी लक्ष्य को बदल सकता है। और ये भारतीय नौसेना के लिए किया गया है। कहाँ से किया गया? चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज के द्वारा किया गया, नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। आगे देखते हैं। T-72 टैंक के इंजन के लिए अनुबंध किया गया है रूस से। T-72 टैंक के इंजन के लिए रूस से अनुबंध किया गया है। तो T-72 क्या है? तो कहता है इसका इंजन क्षमता है 1000 हॉर्स पावर। कंपनी रोसोबोरोन एक्सपर्ट रूस के द्वारा किया गया है। वर्तमान में भारत सरकार के T-72 बैंक के 780 हॉर्स पावर इंजन ही है। इस अनुबंध से लाइसेंस प्राप्त उत्पादन के लिए अवाड़ी चेन्नई स्थित आर्मर्ड व्हीकल्स निगर लिमिटेड को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी शामिल है। 2025 को सुधार वर्ष घोषित किया गया है, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय ने 54,000 करोड़ रुपए की 8 पूंजी अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
तो ये क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास T-72 जो टैंक है उसकी जो अभी हमारे पास जो क्षमता है वो 780 हॉर्स पावर का ही क्षमता है। तो अब हमको चाहिए कितना, 1000 हॉर्स पावर का चाहिए। तो इसके लिए हम रूस के साथ अनुबंध किए हैं, ठीक है। और ये इसका लाइसेंस प्राप्त उत्पादन के लिए, अगर लाइसेंस मिलता है वो देता है, तो उत्पादन के लिए अवाड़ी चेन्नई में स्थित कहता है आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी शामिल है। तो मतलब कि जो वहाँ से टेक्नोलॉजी आएगा तो वो आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड में वहाँ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल किया गया है। और ये रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधार वर्ष घोषित किया है, जिसमें 54,000 करोड़ रुपया की 8 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दिया गया है। कितने करोड़ रुपये के? 54,000 करोड़ रुपये के। कितना पूंजी कितने हैं? 8 है। चलिए आगे देखते हैं, तोप के बारे में पढ़ते हैं। कहता है तोप एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। तोप में क्या है, एक तोप में क्या नाम है, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। मारक क्षमता 45 किलोमीटर तक का है। तोप से जो मारना है तो 45 किलोमीटर तक जाएगा। ये स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित 155 mm की तोप है। तो ये स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है, ATAGS इसका नाम है। तो कहता है एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। कहता है कि वो फोर्स तोप 155 mm है, स्वीडन से खरीदा गया, क्षमता 29 किलोमीटर है। तो अभी जो हम लोग बना रहे हैं ATAGS, ये जो ATAGS है ये स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है और इसकी जो है ये 155 mm की है। अब जो वो फोर्स तोप जो है जो स्वीडन से हम लोग खरीदे हैं, पहले जो हम स्वीडन से खरीदे हुए हैं वो फोर्स तोप है, उसकी क्षमता मात्र 29 किलोमीटर है। तो आपका सवाल ये पूछेगा कि जो तोप एडवांस जो ये हम लोग जो एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम जो बना रहे हैं जो स्वदेशी रूप से है उसकी मारक क्षमता कितना है, तो 45 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। रक्षा मंत्रालय खरीदेगा भारत फोर्ज लिमिटेड और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। अनुबंध 7,000 करोड़ रुपये का किया गया है। 307 तोपों के साथ साथ 327 गन टोइंग व्हीकल्स भी खरीद की जाएगी। तो कहता है कि ये बनाने का किसको किसी, तो भारत फोर्ज लिमिटेड और टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा ये दोनों का साथ अनुबंध किया गया है। 7,000 करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया, जिसमें 307 को तोप खरीदा जाएगा और 327 गन टोइंग व्हीकल्स भी खरीदे जाएंगे। तो ये तोप कौन बना रहा है? भारत फोर्ज लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड बनाया जा रहा है। इसका मारक क्षमता 45 किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। रोपवे परियोजना केदारनाथ हेमकुंड साहिब। तो ये रोपवे परियोजना जो चल रहा है, कहता है कि रोपवे परियोजना है केदारनाथ हेमकुंड साहिब में रोपवे परियोजना है। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के में तथा हेमकुंड साहिब चमोली जिले में स्थित है, जिसका लागत है 6,811 करोड़ रुपया। केदारनाथ के लिए रोपवे लगभग 12.9 किलोमीटर लंबा होगा। यह सोनप्रयाग से शुरू होगा, विश्व के सबसे लंबा रोपवे में से एक होगा। तो केदारनाथ में अभी जाने के लिए तो एक तो हेलीकॉप्टर सुविधा है, या तो फिर आप पैदल चलिए और घोड़ा और खच्चर के जाइए। तो अब एक रोपवे भी शुरू किया जा रहा है। तो रोपवे शुरू किया जा रहा है तो लगभग 13 किलोमीटर लंबा होगा और जिसकी लागत कितना है, 6,811 करोड़ रुपया है, रुद्रप्रयाग जिले में। दूसरा प्रस्तावित रोपवे हेमकुंड साहिब परियोजना के तहत उत्तराखंड के गोविंद घाट से हेमकुंड के लिए 12.4 किलोमीटर रोपवे का निर्माण होगा। तो यहाँ पे 2 रोपवे बनाया जा रहा है केदारनाथ, एक तो केदारनाथ में बनाया जा रहा है और दूसरा हेमकुंड में बनाया जा रहा है। तो दोनों को ये बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, MP का 9वां हो गया और देश का 58वां हो गया। शिवपुरी मध्य प्रदेश में फैला है इतना। 57वां कौन था, राता रानी मध्य प्रदेश में था। 56वां कौन था, गुरु घासीदास तमोर अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में था। तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान है, इसको देश का 58वां 58th नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया है। तो माधव को कितना मिला, 58th मिला है। एक है कहाँ, माधव मध्य प्रदेश में है। 57 में कौन था, तो राता रानी राष्ट्रीय उद्यान था, ये भी मध्य प्रदेश में ही था। 56वां गुरु घासीदास तमोर कहाँ, छत्तीसगढ़ में। तो सवाल आपसे पूछेगा कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। कौन से नंबर का नेशनल पार्क बना है, तो 58th नंबर का बना है। 57वां कौन था, 57th कौन था, तो राता रानी था। और 56वां कौन था, तो गुरु घासीदास था, जो छत्तीसगढ़ का था। विध्वंसक युद्धपोत तवाशय का, कहता है विध्वंसक युद्धपोत तवाशय का जलावतरण गोवा में किया गया है। तो विध्वंसक युद्धपोत का जिसका नाम क्या है, तवाशय जिसका जलावतरण हुआ है गोवा में हुआ है। रूस से अनुबंधित क्रिवाक श्रेणी के चौथे एवं अंतिम युद्धपोत तवाशय को जल में उतारा गया। जलावतरण राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ की पत्नी नीता सेठ ने किया। निर्माण रूस की रोसोबोरोन एक्सपर्ट एवं गोवा शिपयार्ड के द्वारा किया गया है।
तो जो तवाशय है वो क्रिवाक श्रेणी के चौथा नंबर पे है। सवाल इसे पूछेगा कि तवाशय जो हमारा विध्वंसक युद्धपोत है उसको जलावतरण कहाँ किया गया, गोवा में किया गया है। कहाँ किया गया है, गोवा में किया गया है। फिर गोवा में किया गया है। फिर इसका बनाया किसके द्वारा गया है, रूस के द्वारा बनाया गया है। और इसका राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ की पत्नी, ये तो सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन निर्माण कहाँ कहाँ हुआ है, तो रूस की रोसोबोरोन एक्सपर्ट और गोवा शिपयार्ड मिलके गोवा में ही इसको जलावतरण किया गया है। इतना याद रखिएगा। स्पेडेक्स मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है, स्पेडेक्स हुआ है, सफलतापूर्वक डॉकिंग और अनडॉकिंग दोनों हुआ है। SD-01 ये हम लोग जनवरी करंट अफेयर्स में पढ़े थे। SDX-01 चेचर, SDX-02 टारगेट, तो ये दो है जो सफलतापूर्वक डॉकिंग कर दिया गया है। डॉकिंग इन द सेंस कि हमारे जो अंतरिक्ष में जो गए हैं वहाँ पे ये चीज़ को डॉकिंग कर दिया गया है सफलतापूर्वक। 2024-25 के लिए सीनियर 16 खिलाड़ियों को अनुबंध ग्रेड ए में शामिल किया गया है। कह रहा है कि 2024-25 के लिए सीनियर 16 खिलाड़ी महिला खिलाड़ी को, कितना, 16 महिला खिलाड़ी को ग्रेड ए में शामिल किया गया है। तो ग्रेड ए में शामिल कितने हुए हैं, तो 16 महिला खिलाड़ी हैं। तो 24-25 के लिए सीनियर कितना महिला खिलाड़ी, 16 ग्रेड ए में शामिल हुए। हरमनप्रीत हो गया, स्मृति मंधाना हो गया, दीप्ति शर्मा हो गए ग्रेड ए में, जिसको 50 लाख रुपए की सैलरी दी जाएगी। ग्रेड बी में शामिल 4 को हुए हैं और ग्रेड सी में कितने हुए, 9 हुए हैं। तो 9 4 13 3 16 हो गया। इसको ग्रेड बी को 30 लाख मिलता है, ग्रेड ए को 10 लाख रुपये सैलरी मिलता है। तो अतः 16 खिलाड़ियों का अनुबंध किया गया है। तो आप इसको देखिए, अनुबंध इसको इस तरीके से देखिए कि सीनियर टोटल 16 खिलाड़ी हैं, सीनियर टोटल 16 खिलाड़ी हैं जिनको भारतीय अनुबंध किया गया है। और उसमें ग्रेड ए में 3 खिलाड़ी हैं, ग्रेड बी में 4 खिलाड़ी हैं और ग्रेड सी में 9 खिलाड़ी हैं। ठीक है। इसरो के एक दशक में 393 विदेशी उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। इसरो ने क्या किया है कि 2015 से 2024 तक 393 विदेशी उपग्रह का प्रक्षेपण किया, 393। और जिसमें उपग्रह, एक मिनट, तो हम लोग ये देख रहे थे। तो कहता है कि 393 विदेशी उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया 2015 से एक दशक में, मतलब पिछले 10 साल में 393 किया गया, जिसमें 34 देशों के, कितने देशों के, 34 देशों के 393 किया गया। सबसे ज़्यादा अमेरिका के देशों का उपग्रह को लॉन्च किया 232, दूसरे नंबर पर ब्रिटेन है और फिर तीसरे नंबर पर सिंगापुर है। तो हम लोग इसरो कहता है अमेरिका के 232, ब्रिटेन और सिंगापुर को किया। बाकी इतना सबका याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। 24वें राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की दावेदारी भारत कर रहा है अगले बार। तो कहता है कि 24वें राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की दावेदारी कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। तो राष्ट्रमंडल जो खेल होता है उसके कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल का जो खेल है वो उसकी दावेदारी कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। कितने नंबर का होने वाला है, 24 नंबर का होने वाला है। 23वें कहाँ हुआ है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाला है 2026 में। तो कहता है 23वां कहाँ होगा, ग्लासगो 2026 में होगा। और 24वें 2030 में होने वाला है, जो कि भारत ने अहमदाबाद में आयोजन के लिए औपचारिक दावेदारी की है। राष्ट्रमंडल खेलों महासंघ का नया नाम कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स राष्ट्रमंडल खेल किया गया है। तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि एक बार हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स हमारे इंडिया में पहले हो चुका है, ये हमको लग रहा है कि 2008 के 10 के बीच में हो चुका है एक बार। अब जो है कि जो 23वां 2026 में जो होने वाला है, 23वां, तो वो कहाँ होना है 2026 में, ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाला है। और 24वां जो हर साल 4 साल पे होता है, तो 2030 में जो होगा उसका भारत आयोजन के लिए वो कहाँ बोला, अहमदाबाद में के लिए वो औपचारिक दावेदारी की है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सूक येगोल, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन बने, यून सूक येगोल जेल से रिहा हो गए। इनको महाभियोग लगाया गया मार्शल लॉ लगाने के कारण। तो दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति थे वो यून सूक येगोल कहाँ के थे, कोरिया के दक्षिण कोरिया के, साउथ कोरिया के। वो जेल से रिहा हो गए और इनको जेल भेजा दिया गया था, महाभियोग इन पर लगाया गया था मार्शल लॉ लगाने के कारण। तो सवाल इस तरीके से पूछेगा कि जो यून सूक येगोल जिनको जेल से रिहा किया गया है वो किस देश के राष्ट्रपति थे, तो दक्षिण कोरिया के, साउथ कोरिया के, और उन पर महाभियोग लगाया था मार्शल लॉ लगाने के कारण। अमेरिका में नागरिकता गोल्ड वीज़ा कार्ड, अमेरिका में नागरिकता गोल्ड वीज़ा कार्ड कहता है कि EB-5 वीज़ा कार्यक्रम को स्थान पर गोल्ड वीज़ा कार्ड दिया गया। इस कार्ड का मूल्य $50 लाख रखा गया है और इस गोल्ड कार्ड ग्रीन कार्ड की तरह ही होगा, गोल्ड कार्ड ग्रीन कार्ड कहीं तरह होगा। तो अमेरिका में नागरिकता के लिए गोल्ड कार्ड वीज़ा स्टार्ट किया गया है। अगर आप अमेरिका में नागरिकता लेना चाहते हैं तो गोल्ड कार्ड वीज़ा ले सकते हैं। जो EB-5 वीज़ा कार्यक्रम के स्थान पे ये गोल्ड कार्ड वीज़ा स्टार्ट किया गया, जिसका मूल्य रखा गया $50 लाख। तो मैक्सिमम ये पूछेगा कि कितना मूल्य है इसका, $50 लाख है। या गोल्ड कार्ड ग्रीन कार्ड की तरह ही काम करेगा।
डेनमार्क में डाक सेवा बंद कर दिया गया है। डेनमार्क 400 पुरानी डाक सेवा इस वर्ष के अंत तक में बंद कर दिया जाएगा। इसके कारण पोस्टानार्ड में कर्मचारी भी नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, पोस्टनार्ड के कर्मचारी भी। तो डाक सेवा बंद कहाँ किया गया है? तो डाक सेवा बंद कर दिया गया डेनमार्क में। लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पे उतरा है। लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पे उतरा है। ये कंपनी का एक निजी, अमेरिका की एक निजी कंपनी फ्लाई एरोस्पेस का है। अंतरिक्ष यान को तब ब्लू घोस्ट कई चित्र चंद्रमा के भेजे हैं। उद्देश्य नासा के भविष्य आर्टेमिस मिशन के लिए जानकारी एकत्र करना। तो कहता है कि अमेरिका की एक निजी कंपनी फ्लाई एरोस्पेस है, उसके लैंडर ब्लू घोस्ट को चंद्रमा पे उतारा गया है। अमेरिका की कंपनी है और कंपनी का नाम है फ्लाई एरोस्पेस। लोकतंत्र सूचकांक 2024 जारी किया गया है फरवरी में ही। कहता जारीकर्ता कौन है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU ब्रिटेन। लोकतंत्र सूचकांक, तो इसको जारी कौन करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU ब्रिटेन के द्वारा। कहता है 167 देशों में शीर्ष पर रहा है नॉर्वे। लोकतंत्र में नॉर्वे रहा है, सेकंड न्यूजीलैंड, तीसरा स्वीडन। फिर कहता है कि लास्ट में अफगानिस्तान रहा है, म्यांमार उसके ऊपर रहा, फिर दक्षिण कोरिया रहा है। भारत का स्थान 41वां था 24 में, अभी 2023 में कितना था? तो 41st रैंक था। और इसका रैंक गड़बड़ कर दिया है 2023 वाला। अच्छा, अंक दिया है इसमें 7.29। ठीक है, तो आप इसको ये इस तरीके से याद रखिए कि जो लोकतंत्र सूचकांक है उसमें टॉप पे कौन है? नॉर्वे। जारी कौन करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ब्रिटेन। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ब्रिटेन करता है। तो टॉप पे नॉर्वे रहा है, लास्ट में अफगानिस्तान रहा है। भारत का स्कोर कितना है? 41st रैंक है। ठीक है, सूचकांक में लगातार सुधार के बावजूद इस माह में भारत दोषपूर्ण लोकतंत्र की स्थिति रिपोर्ट बताई गई है। सुधार के बावजूद भी दोषपूर्ण लोकतंत्र की स्थिति रिपोर्ट बताई गई। भारत के पड़ोसी देश भारत 41 है, श्रीलंका 47 है, नेपाल 96 है, पाकिस्तान 127 है। तो आसपास के देशों में तो कहीं ना कहीं अच्छा ही रैंक है हमारा लोकतंत्र में। तो फर्स्ट आपका नॉर्वे और लास्ट अफगानिस्तान, भारत 41st। आगे देखते हैं 13वां वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। अब इसमें हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रहा है तो भारत का रैंक आपको 130 होगा, 118 है। हाँ 118 है, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? 118 है। तो गणना कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान यूएनडीपी। तो कहता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा किया जाता है। 143 देशों में सबसे फर्स्ट पे कौन रहा है? फिनलैंड रहा है। अब इसको देखिए, अगर ट्रिक आपको जानना चाहते हैं तो हैप्पीनेस मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस मतलब होता है फन। हैप्पीनेस मतलब क्या होता है? फन होता है। और फन में टॉप पे कौन है? फिनलैंड है। समझ रहे हैं? तो फिनलैंड क्या है? टॉप पे है। इस तरह के छोटे छोटे ट्रिक हैं जो आपको याद रख सकते हैं। और कहता है कि ये लगातार 8वां वर्ष शीर्ष पे रहा है। लगातार कितना वर्ष? 8वां वर्ष शीर्ष पे रहा है। फिर उसके बाद डेनमार्क है, फिर आइसलैंड है, अंतिम में कौन रहा है? अफगानिस्तान रहा है। तो यहाँ पे जब लोकतंत्र में जब लास्ट में रहा है तो वहाँ पे खुशी कैसे रह सकता है? तो इसलिए लास्ट में आया है। फिर कहता है कि भारत का स्थान क्या है? 118 है, और ये पहले 126 नंबर पे था, अब 118 पे आ गया है। तो ये आ गया। हथियार की खरीद में भारत दूसरे स्थान पे है। तो पहले नंबर पे तो यूक्रेन होगा, आपको पता होना चाहिए। तो कहता है कि रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च सिप्री के द्वारा दिया जाता है। हथियार का रिपोर्ट कौन देता है? सिप्री देता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट रिसर्च। तो टॉप में कौन है? यूक्रेन है। भारत है दूसरे नंबर पे, उसके बाद तीसरे नंबर पे कतर है, चौथे नंबर पर सऊदी अरब, पाकिस्तान 5वें नंबर पे है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व में शीर्ष हथियार निर्यातक कौन है? तो सबसे ज़्यादा हथियार बेच कौन रहा है? तो पहला अमेरिका बेच रहा है, दूसरा फ्रांस बेच रहा है, तीसरा रूस बेच रहा है, फिर चौथा चीन है, फिर जर्मनी है। देख रहे हैं आप, बेच कौन रहा है? अमेरिका। खरीद कौन रहा है? यूक्रेन। भारत कितने नंबर पे? सेकंड नंबर पे। चलिए आगे देखते हैं। यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष भारत यात्रा। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष है, उनका भारत यात्रा वो आए थे। अध्यक्ष उर्सुला कौन है? अध्यक्ष कौन है इसके? कहता है कि यूरोपीय यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, यूएन के जो अध्यक्ष हैं वो भारत की यात्रा पे आए थे। तो कौन आए थे अध्यक्ष? क्या नाम है? उर्सुला वॉन डेर लेयन। उर्सुला वॉन डेर लेयन है यूरोपियन के। इनके साथ यूरोपियन कॉलेज ऑफ कमिश्नर के समूह भी आए थे यहाँ पे। तो कहता है यूरोपियन अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन, जो भारत की यात्रा पे आए थे। 10वां रायसीना संवाद कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। विदेश मंत्रालय की साझेदारी में ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन के तहत में 125 देशों के 350 से अधिक प्रतिभागी आए थे।
तो 10वां रायसीना डायलॉग कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 125 देशों के यहाँ प्रतिभागी आए थे। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर लक्सन। तो आप समझ रहे हैं कि दिल्ली में ये अति वर्चुअल मोड में थे ये। फिर उद्घाटन समारोह उद्घाटन कौन किए हैं? पीएम मोदी जी किए हैं। थीम क्या था इसका? काल चक्र पीपुल्स पीस एंड प्लैनेट। काल चक्र पीपुल्स पीस और प्लैनेट, ये सवाल आपका आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो याद रखिए 10वां रायसीना डायलॉग कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। और किस मंत्रालय के अंदर किया गया? तो विदेश मंत्रालय के अंदर में किया गया है। फिर कितने देश आए थे? 125 देश आए थे। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। और इसका उद्घाटन कौन किए थे? तो पीएम मोदी जी किए थे। थीम क्या है इसका? काल चक्र पीपुल पीस और प्लैनेट। काल चक्र पीपुल पीस और प्लैनेट। सुनीता विलियम्स व बूच विलमोर सुरक्षित वापसी। सुनीता विलियम और बूच विलमोर की सुरक्षित वापसी हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से वापसी हुआ है 19 मार्च 2025 को फ्लोरिडा की खाड़ी में 3:27 में। तो सवाल ये पूछेगा कि सुनीता विलियम की जो वापसी हुई ISS से, तो कौन खाड़ी में? कैस्पियन की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अरब की खाड़ी, अदन की खाड़ी या फ्लोरिडा की खाड़ी? तो फ्लोरिडा की खाड़ी में इसका हुआ है। सुनीता लौटे कौन है? सुनीता विलियम और बुच विलमोर दोनों। 2 अन्य यात्री थे, निक हेंग और अलेक्जेंडर गोर्गुनोवा। तो ये सुनीता विलियम्स, बुच विलमोर, 2 अन्य यात्री थे, निक हेंग और अलेक्जेंडर गोर्गुनोवा। इन लोगों ने, ये लोग आ गए अदन, फ्लोरिडा की खाड़ी में आए थे। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारे पास आज इसका ढेर सारा है। मार्च थोड़ा लंबा है, हम लोग ध्यान से मार्च में पढ़ेंगे। वापस कौन लाया? क्रू 9 के द्वारा लाया गया है। बिताए 286 दिन लगभग 9 महीने वहाँ पर बिताए हैं। क्रू 9 के द्वारा लाया गया है। 286 दिन लगभग 9 महीने वो लोग ऊपर में रहे हैं। लगभग 9 महीने 286 दिन क्रू 9 के द्वारा लाया गया है। मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है पीएम मोदी जी को। मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया पीएम मोदी को। और मॉरिशस के पीएम कौन है? तो नवीन चंद्र राम गुलाम। मॉरिशस के पीएम क्या है ना? नवीन चंद्र राम गुलाम। आपको मॉरिशस के बारे में एक बहुत है, आपको ये बताते हैं कि मॉरिशस में लगभग 90% तो नहीं कहते, लेकिन 60 to 70% लोग बिहार के रहने वाले हैं। समझ रहे हैं? और ये अगर आप मैप देखिएगा तो जो ये आपका जो ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका के बारे में छोटा सा देश है। इसका अगर हम एरिया की बात करें तो 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इसका। अगर आप इंडिया की बात कर लेते हैं, तो इंडिया का एरिया पता है कितना है आपका? लगभग 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये इंडिया का, आप समझिए 3.8 मिलियन है। आप समझ रहे हैं? मतलब 38 लाख किलोमीटर स्क्वायर। कहाँ पे? 2000 है। तो बहुत छोटा सा देश है और मॉरिशस। और ये इसका भारत में जो इन्वेस्टमेंट करता है उसमें शायद इन्वेस्टमेंट सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट तो हमारे यहाँ सिंगापुर करता है। सिंगापुर हमारे इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट नंबर पे है और सेकंड नंबर पे शायद मॉरिशस ही है। तो ये देखिए, इतना छोटा सा देश होके बहुत संपन्न देश है। तो वहाँ पे मोदी जी गए थे। तो वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है अभी? तो पीएम है नवीन चंद्र राम गुलाम। इनका भी कहीं ना कहीं इनका जो रूट्स है वो बिहार से जुड़ा हुआ है। सम्मान इनको मिला है द ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशियन को। ये पीएम मोदी का 21वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। पीएम मोदी का ये 21वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। 12 मार्च को कहता है मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। सहायता 50 मिलियन और संसद भवन निर्माण में। सहायता 50 मिलियन और संसद भवन निर्माण में किया गया है। ये दोनों के बीच में कुछ डील हुआ है। 500 मिलियन का डील हुआ है और संसद भवन निर्माण में कुछ डील हुआ है। न्यूजीलैंड के जो पीएम हैं क्रिस्टोफर लक्सन भारत की यात्रा पे आए थे, ये याद रखिएगा। भारत की रात की यात्रा पे आए थे और ये रायसीना डायलॉग में भी ये मुख्य अतिथि थे। 24-25 में देश के कोयले का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। कहता उत्पाद 1 अरब टन के बिंदु को पार किया। कितने टन का? 1 अरब टन के बिंदु को पार किया। दिसंबर 2024 में कोयला आयात के 8.4% की गिरावट दर्ज की गई, जिससे लगभग 5.43 अरब का विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। तो हम लोग कोयला आयात भी करते हैं। आप देखिए, हमारे यहाँ इतना सारा कोयला उत्पादन होता है, लेकिन हम लोग कोयला का आयात भी करते हैं। बार बार भाग जाता है ये। तो ये कहते हैं कि ये कोयला का आयात भी करते हैं, जिसमें 8.4% की गिरावट हुई है। तो हम लोग उत्पादन इस बार ज़्यादा किए हैं, तो 8.4% की गिरावट दर्ज की गई है। FDI
अंतप्रवाह कहता है 24 दिन पिछले 9 महीने में देश में एफडीआई के अंतप्रवाह 27% की वृद्धि हुई है। तो कहता है 24-25 के पहले 9 महीने में अप्रैल से दिसंबर तक के बीच में एफडीआई के अंतप्रवाह में 27% की वृद्धि हुई है। 24-25 में खाद्यान्न दूसरा अग्रिम अनुमान लगाया गया है कि किसका कितना कितना वो खाद्यान्न में वो होगा इसका। तो जारी कौन करता है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। खरीफ की उत्पादन कितना होगा? इतना लाख मीट्रिक टन। रबी होगा इतना लाख मीट्रिक टन। जायद ये सब उतना नहीं पूछने वाला कि कितना मीट्रिक टन का उत्पादन होगा, ये सब इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। गन्ना, जूट, कपास। सोयाबीन का इस बार रिकॉर्ड किया गया है 151.32 लाख मीट्रिक टन का रिकॉर्ड सोयाबीन का उत्पादन किया गया है। और फिर बात करते प्रत्येक गांठ कपास का है इतना लाख गांठ है। तो कहता है कि 2.94 कहता है कपास के एक गांठ में लगभग 170 kg होता है। कपास जो उत्पादन करते हैं उसका जो एक गांठ बनाया जाता है वो 170 kg होता है। और जूट का एक गांठ में 180 kg होता है। ये याद रख सकते हैं। पता नहीं, ऐसा सवाल तो पूछता नहीं है कभी, लेकिन ये याद रख सकते हैं कि जूट में 180 है, कपास में 170 है। विश्व बैंक रिपोर्ट देख लेते हैं। विश्व बैंक रिपोर्ट, ये कुछ तो इसमें प्रॉब्लम चल रहा है। विश्व बैंक रिपोर्ट 2047 तक 7.8% की वृद्धि होने वाली है। विश्व बैंक रिपोर्ट जो दिया है, कहता है विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2047 तक उच्च आय वाला देश बनने के लिए औसतन 7.8% की वृद्धि प्राप्त करनी होगी। भारत अपनी महिला श्रम शक्ति भागीदारी अगले 22 सालों में 50% तक बढ़ाना होगा। वर्तमान में 35.6% है। देखिए, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जो विकसित भारत 247 जो लिखते हैं कि विकसित भारत 247 ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, भारत मोदी जी का लक्ष्य है @2047। तो विश्व बैंक की रिपोर्ट दिया है, तो उस रिपोर्ट में बताया है कि अगर हम लोग 247 तक उच्च आय वाला करना चाहते हैं तो हमें हर साल औसतन 6.8% की वृद्धि प्राप्त करनी होगी। 7.8% की। अभी हम लोग का औसतन लगभग सारा 6.5, 6.7 या 6.8 भी कह सकते हैं। तो इस रेट से हम लोग वृद्धि कर रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट विश्व बैंक बोल रहा है कि कम से कम 7.8% होना चाहिए और महिला भागीदारी में अगले 22 वर्षों में 50% तक बढ़ाना होगा। जो अभी हमारा महिला भागीदारी 35% है, जिसको 50% बढ़ाना होगा। समझ गए? आगे देखते हैं। टेलीफोन उपभोक्ता की संख्या 2024 में जारी किया गया है। TRAI के द्वारा किया गया है। दिसंबर 24 तक शहर में 6.63 मिलियन है और ग्रामीण में 526 मिलियन है। कहता है कि शहर में 663 मिलियन है और ग्रामीण में 526 मिलियन है। चलिए, दिसंबर 2023 तक देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या लगभग 1190 मिलियन टन हो गया है। और टेलीफोन उपभोक्ता कितना है? तो शहर में 55% है, ग्रामीण में 44% है। तो ऑब्वियसली शहर में 55% है। तो आपका सवाल ऐसे दे देगा कि शहर में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं में शहर में कितना परसेंट है? तो 55% है। तो ऑप्शन 55 देगा, 65 देगा, 75 दे देगा, 45 दे देगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि शहर में कितना है? 55% है और ग्रामीण में 44% है। और या तो अगर स्टेटमेंट में देगा तो शहर में लिख देगा 44 और ग्रामीण में लिख देगा 55। तो इस तरीके से ट्रिकी सवाल दे सकता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। टेलीडिसेंटी, प्रत्येक 100 व्यक्ति पर टेलीफोन कितना है? प्रत्येक 100 व्यक्ति पर टेलीफोन कितना है? 84.4%। मतलब हर 100 आदमी के पास पे लगभग 84 से 85 व्यक्ति के पास फ़ोन है। राज्यवार में बिहार में सबसे कम टेलीफोन है, 56% है। और यूपी में 66% है। कहता है केरल में 118% है। देखिए, तीसरा शीर्ष स्थान पे है। हिमाचल में 119% है और दिल्ली में 274% सर्वाधिक है। तो कहता है कि हर व्यक्ति पे कितना फ़ोन है? तो कहता है कि दिल्ली में एक व्यक्ति के पास लगभग 3 फ़ोन है। हिमाचल में एक व्यक्ति के पास 119 है, 100 व्यक्ति के पास 119 फ़ोन है। और केरल में 118 है। अब बिहार में सबसे कम टेलीफोन है, मात्र 56 लोगों के पास है 100 व्यक्ति में। समझ रहे हैं? दिल्ली सबसे ज़्यादा है। TRAI के आंकड़े के अनुसार दिसंबर 2024 के अंत तक देश में मोबाइल उपभोक्ताओं की कुल संख्या 1150 मिलियन तक होगी। 1150 मिलियन हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन विक्रेताओं में सेवाओं की हिस्सेदारी का है तो रिलायंस जियो का 40% है, एयरटेल का 33% है। तो सबसे ज़्यादा भागीदारी किसका है सेवा प्रदाताओं में? रिलायंस जियो का 40% है, एयरटेल का 33% है, वोडाफोन आइडिया का 18% है, BSNL 7 पर, MTN, रिलायंस कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया। EPF जमा ब्याज दर 8.2% हो गया। EPF
कहता है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है उसमें ब्याज दर कितना बना दिया कर दिया गया 8.25%। ये जब आपका सरकारी नौकरी लग जाएगा तो आपका जो पीएफ कटेगा, मान लीजिए अगर 6,000 रुपये पीएफ कट रहा है और गवर्नमेंट 6,000 रुपये का डालती है तो आपका 12,000 रुपये जब पीएफ कटेगा तो उस पर 12,000 रुपये साल में आपका कितना हो जाएगा, 12 × 12 1,44,000 रुपया हो जाएगा साल में आपका डिपॉजिट। और इसमें कितना परसेंट आपको सरकार इंटरेस्ट देगा, तो 8.25% इंटरेस्ट देता है सरकार, समझ रहे हैं। तो ये एक अच्छा अमाउंट है जो कि अभी ये बढ़ाकर इतना कर दिया गया, 8.25% कर दिया गया है, ये याद रखिएगा। 10 वर्षों में जीडीपी को दुगना IMF के अनुसार कहता है कि पिछले 10 वर्षों में दुगना हो गया है। वर्तमान मूल्य पर देशों का जीडीपी 2015 में $2.1 ट्रिलियन थी, जो 25 में वो $4.27 ट्रिलियन के संभावित है। पिछले 10 वर्षों में जीडीपी वृद्धि 105% हुआ है। तो जो IMF के डेटा के अनुसार कहता है कि पिछले 10 वर्षों में दुगना हुआ है जीडीपी। 10 वर्षों में कितना हुआ है, दुगना हुआ है। तो 2015 में ये $2.1 ट्रिलियन था, जो कि 2025 में 4.27 हो गया है। तो कहता है कि पिछले 10 वर्षों में जीडीपी वृद्धि कितना हुआ, तो 105% का जीडीपी वृद्धि हुआ है 10 वर्षों में, 105%। 2025 के अंत तक चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे हम लोग, जो कि हम लोग बन चुके हैं। हम लोग चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। 2027 तक जर्मनी को छोड़ तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो अभी कौन है, पहला अमेरिका है, पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे जर्मनी है, तो चौथे नंबर पे भारत है। लेकिन जर्मनी को भी हम लोग 2027 में पीछे छोड़ देंगे, जिस तेज़ी से हम लोग बढ़ रहे हैं। नियुक्तियाँ देख लेते हैं, किसको किसको नियुक्त किया गया। जस्टिस जय माल्या बागची सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश बने हैं, 2031 तक ये काम करेंगे। जस्टिस जय माल्या बागची हो गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश बने हैं। पहले कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, तो ये याद रखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के जो नए न्यायाधीश बने हैं वो किस हाई कोर्ट में कार्यरत थे पहले, तो कलकत्ता हाई कोर्ट से उनको यहाँ पे लाया गया है सुप्रीम कोर्ट में। शक्तिकांत दास प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव दूसरा नंबर पे बन गए हैं। पहला नंबर पे कौन है, तो पहला प्रधान सचिव कौन थे, तो कौन है, डॉक्टर PK मिश्रा है। और शक्तिकांत दूसरे नंबर के बने हैं प्रधान सचिव। तुहिन कांत पांडे सेबी के गिरह में नए प्रमुख बने हैं। तुहिन कांत पांडे सेबी के गिरह में नए प्रमुख बने। कार्यकाल इनका 3 साल है तुहिन कांत पांडे का। सेबी के गिरह में प्रमुख बने तुहिन कांत पांडे। कहता है कि RBI के नए कार्यकारी निर्देशक, RBI के निर्देशक कौन बन गए, इंद्रनील भट्टाचार्य। RBI के कौन है, इंद्रनील भट्टाचार्य। सेवा में कौन है, तुहिन कांत पांडे जी। पांडे जी सेवा में लग गए हैं 3 साल के लिए। शक्तिकांत दास के बारे में पता है। RBI के कौन बन गए, इंद्रनील भट्टाचार्य बन गए। इंटेक के नए अध्यक्ष कौन है, कि बने अशोक कुमार ठाकुर। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 10वीं अध्यक्ष कौन है, क्रिस्टीवा कॉन्वेंट्री जिम्बाब्वे की है। क्रिस्टी कॉन्वेंट्री जो है जिम्बाब्वे के है, ये महिला है, पहली महिला शायद अध्यक्ष बनी है। तो ओलंपिक के 10वीं अध्यक्ष कौन बनी है, क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, कहाँ की है, जिम्बाब्वे की। ये पहले जिम्बाब्वे के विदेश सचिव हुआ करती थी। इस पर चुनी जाने पहली महिला और पहली अफ्रीकी है, पहली महिला और पहली अफ्रीका थॉमस बाग का नाम लेंगे। तो कहता है क्रिस्टी कॉन्वेंट्री अमेरिका का है, यही है कहाँ की टोटल, वैसे तो ये अफ्रीका की है, जिम्बाब्वे की है, अफ्रीकी देश। और देखते हैं कनाडा के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो मार्क कार्नी, कनाडा के कार्नी बने हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी, कनाडा के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, कार्नी बने हैं। ये 86% लिबरल पार्टी, इनको वोट मिला 86% लिबरल पार्टी से। कहता है ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन बने हैं, तो क्रिश्चियन स्टॉकर। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन है, क्रिश्चियन स्टॉकर बने हैं। चलिए पुरस्कार सम्मान देख लेते हैं। मार्च में ढेर सारा न्यूज है भैया आपका। महाराष्ट्र भूषण सम्मान किसको दिया गया, मूर्तिकार राम वी सुतार। कहता है महाराष्ट्र भूषण सम्मान किसको दिया गया, राम वी सुतार मूर्तिकार है महाराष्ट्र के। प्रसिद्धि इनको मिला विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन तैयार किए हैं। राम मंदिर से भी संबंधित है। 25 लाख और स्मृति चिन्ह दिया गया है। तो महाराष्ट्र भूषण सम्मान किसको दिया गया है, मूर्तिकार राम वी सुतार को दिया गया है। ये सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के डिजाइन तैयार किए थे। 97वां ऑस्कर पुरस्कार दिया गया, एकेडमी पुरस्कार दिया गया है, लॉस एंजलिस में हुआ है। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा और क्या क्या है कहानी इसका। सर्वाधिक 5 पुरस्कार सीन बेकर द्वारा निर्देशित फिल्म अनोरा को मिला है। तो सर्वाधिक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है, अनोरा को सर्वाधिक पुरस्कार मिला है। अनोरा को सीन बेकर द्वारा निर्देशित है, 5 पुरस्कार सर्वाधिक मिला है। जबकि ब्रैंडी कॉर्बेट द्वारा निर्देशित द ब्रूटलिस्ट को दूसरे स्थान पर 3 पुरस्कार जीते हैं। तो सबसे ज़्यादा अनोरा को मिला है, सीन बेकर द्वारा बनाया गया है 5 पुरस्कार, द ब्रूटलिस्ट को 3 पुरस्कार मिला है, ब्रैंडी कॉर्बेट द्वारा निर्देशित है। कहते हैं जैक्वेस आर्डियंट द्वारा निर्देशित एमिलिया पेरेज को सर्वाधिक 13 श्रेणियों को नामांकित किया गया है। तो जैक्वेस आर्डियार्ड द्वारा निर्देशित एमिलिया पेरेज को 13 श्रेणियों में नामांकित किया गया है।
दो मेडल मिला है इसको। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? अनोरा। निर्देशक कौन है? शॉन बेकर, फिल्म अनोरा के लिए। अभिनेता कौन है? एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए। एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए। ब्रूटलिस्ट के कौन है? ये है ब्रूटलिस्ट के ब्रैडी कॉर्बेट क्या है, इसके निर्माता हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? माइकी मैंडिसन है, फिल्म अनोरा के लिए मिला है। और एड्रियन ब्रॉडी को मिला है द ब्रूटलिस्ट के लिए। सहायक अभिनेता किरण कल्विक, फिल्म द रियल। सहायक एनिमेटेड फीचर फिल्म फॉलो को मिला है। इस सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फीचर फिल्म किसको मिला है? आई एम स्टिल हेयर, पुर्तगाली भाषा में ब्राज़ील फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फीचर फिल्म आई एम स्टिल हेयर को मिला है। डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म मिला है नो अदर लैंड को। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म को मिला नो अदर लैंड को। ठीक है, और इसमें और संगीत नहीं पूछेगा, साउंड प्रोडक्शन, सिनेमेटोग्राफी सब नहीं पूछने वाला है, ये से ही सब है। चलिए इसमें इतना ही है। फिर अब देखते हैं 25वां आईफा पुरस्कार है, ये जयपुर में किया गया है इस बार। तो ये 57वां ऑस्कर कौन सा था, ये ध्यान रखिएगा कि जो ऑस्कर जो दिया गया है वो 97वें नंबर का था, और जो आईफा दिया गया वो 25 नंबर का है। ठीक है, ये लॉस एंजलिस में किया गया था और ये जयपुर में किया गया। सर्वाधिक 10 पुरस्कार किसको मिला है? लापता लेडीज़ को। दूसरे स्थान पर भूल भुलैया के 3 पुरस्कार मिला है। तो सर्वाधिक कहता है कि आईफा में सबसे ज़्यादा पुरस्कार किसको मिला है? लापता लेडीज़ को, टोटल 10 पुरस्कार दिया गया है। अब इसमें थोड़ा याद रखने की चीज़ें हैं कि ये ध्यान दीजिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है आईफा में? लापता लेडीज। निर्देशक किरण राव, निर्देशक किरण राव को मिला है। निर्देशक पदार्पण के लिए मिला कुणाल खेमू को, मंडगांव एक्सप्रेस के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया 3 के लिए, और अभिनेत्री नीतांशी गोयल को लापता लेडीज के लिए दिया गया है। कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए दिया गया है। सहायक अभिनेता रवि किशन को है लापता लेडीज के लिए, बिहार से ही है तो हो सके इस पर ध्यान रखिएगा, रवि किशन गोयल है। और अभिनेत्री कौन है? तो जानकी बोदीवाला शैतान के लिए। कहता है ऋणात्मक कहता है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनय राघव जुआल को किल के लिए दिया गया है निगेटिव में, और वो ये सब नहीं है, संगीत नहीं है। कहता है कि सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक राम संपत लापता लेडीज के हैं, उनको मिला है। पार्श्व गायक, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक कौन है? जुबिन नौटियाल मिला, एक ये सब नहीं पूछेगा। श्रेया घोषाल महिला में मिला है, ये सब चीज़ों में नहीं पूछेगा। हाँ ये देखो, भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसको दिया गया है? तो राकेश रोशन को दिया जाएगा। सब भारतीय सेना में उत्कृष्ट योगदान के लिए राकेश रोशन को दिया गया है, बस बात खत्म, इसमें और नहीं कुछ है। 7वां हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार, हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार देख लेते हैं हम लोग। 7वां हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार आयोजन कहाँ गया? नई दिल्ली में। सर्वश्रेष्ठ मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है इसको। कहता है 1975 में हॉकी विश्व कप जीतने वाले टीमों को सदस्यों को मिला 50 लाख रुपया। तो इसमें ये ध्यान दीजिए, कहता है सर्वोच्च मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट कब किसको दिया गया? तो 1975 में हॉकी विश्व कप जीतने वाली टीम के सदस्यों को, समझ रहे हो कि लगभग 50 साल बाद, तो 1975 में हॉकी विश्व कप जीतने वाली टीम के सदस्यों को 50 लाख रुपया दिया गया। कहता सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है? हरमनप्रीत सिंह। और महिला खिलाड़ी कौन है? सविता। सम्मान दिया गया बलवीर सिंह सीनियर ट्रॉफी, 25 लाख रुपया, बस इसमें और कुछ नहीं है। डिफेंडर ऑफ द ईयर अमित रोहिदास को, ये सब नहीं दिया गया। चलिए ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी को, कहता तेलुगु फिल्म जो है अभिनेता तेलुगु फिल्म चिरंजीवी को ब्रिटिश थिंक टैंक ब्रिज इंडिया का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। किसको? तो कहता है कि ब्रिटिश थिंक टैंक ब्रिज इंडिया का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया चिरंजीवी को, तेलुगु फिल्म के अभिनेता हैं। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है, ये हिंदी के लिए दिया गया, ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। ये भाग्य देवी 11 लाख रुपये और कांस्य की प्रतिमा दिया जाता है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल की कृतियाँ कौन है? लगभग जय हिंद, सब कुछ होना बाकी रहेगा, ये सब नाम। 58वां दिया गया था किसको? रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया था। 34वां सरस्वती सम्मान किसको दिया? के बिरला फाउंडेशन को दिया जाता है। संस्कृत विद्वान महाविद्योपाध्याय साधु भद्रेश दास को दिया गया है, उनकी संस्कृत भाषा में रचना स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा संस्कृत भाषा में रचना है, इनको है। तो अब ये देखिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। 34वां सरस्वती सम्मान दिया गया साधु भद्रेंद्र दास को दिया गया है, संस्कृत भाषा में उनकी रचना है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा को। तो सरस्वती सम्मान दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, 15 लाख रुपया सरस्वती की प्रतिमा प्रशस्ति पत्र। पुस्तकें के बारे में देख लेते हैं। दिया सलाई किसका द्वारा लिखा गया है? कैलाश सत्यार्थी आत्मकथा है। वॉइस फॉर द वॉइसलेस बने हैं दलाई लामा बने हैं, वॉइस फॉर द वॉइसलेस दलाई लामा।
थैंक यू फॉर लिविंग, थैंक यू फॉर लिविंग ऋत्विक सिंह का है, थैंक यू फॉर द लिविंग ऋत्विक सिंह का। द कैंटोमेंट कॉन्स्पिरेसी, द कैंटोमेंट कॉन्स्पिरेसी ए मिस्ट्री थ्रिलर जनरल मनोज नरवाने का है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी पी एस रमन के द्वारा लिखा गया, लियो द अनटोल्ड स्टोरी पी एस रमन के द्वारा लिखा गया। DSLI कैलाश सत्यार्थी नोबेल प्राइज विजेता है ये। निधन दुर्घटना के बारे में देख लेते हैं। रमाकांत रथ का निधन हो गया, ये उड़िया कवि थे, 2006 में पद्म विभूषण। तो रमाकांत रथ का निधन हुआ है, वो क्या है, उड़िया के कवि हैं। जॉर्ज फोरमैन का निधन हुआ, अमेरिका मुक्केबाज रहे। तो रमाकांत रथ उड़िया कवि हैं, और जॉर्ज फोर्जमैन, रथ कहाँ निकलता है, उड़ीसा में निकलता है ना, तो याद रखिएगा, जगन्नाथ का रथ कहाँ निकलता है, उड़ीसा में। तो रमाकांत रथ कहाँ है, उड़ीसा के हैं। जॉर्ज फॉरमैन कहाँ है, अमेरिका के हैं। भारतीय वायुसेना का जगुआर विमान पंचकुला में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो भारतीय वायुसेना का जगुआर विमान था, वो कहाँ हुआ है, पंचकुला में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तेलंगाना के नगर कुर्नूल जिले में निर्माणाधीन एक सुरंग श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल का छत गिर गया था, तेलंगाना में गिरा था, और ये पंचकुला में हुआ, वायुसेना का हुआ है। आगे देखते हैं। सैन्य अभ्यास के बारे में देख लेते हैं। धर्म गार्जियन 6ठा नंबर का हुआ है। धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच में होता है, और हुआ कहाँ है, जापान में हुआ है। थल सेना का है, उद्देश्य शहरी युद्ध एवं आतंकवाद से निपटना। तो धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में, और धर्म कितने नंबर का हुआ है, 6ठे नंबर का धर्म गार्जियन हुआ है। 12वां खंजर, खंजर 12 महीना, तो खंजर किर्गिस्तान के साथ होता है। भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ भी है किर्गिस्तान में। तो खंजर 12 महीना मार देता है लोग, समझ रहे हैं। तो खंजर 12 महीना मार देते हैं लोग, तो वो 12वां नंबर हुआ है। कहाँ हुआ है, किर्गिस्तान के लोग में है, भारत किर्गिस्तान के बीच में। उद्देश्य क्या है, शहरी और पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अनुभवों का आदान प्रदान थल सेना के द्वारा किया गया है। 23वां युद्धाभ्यास वरुण अरब सागर में किया गया। वरुण करता है भारत और फ्रांस के बीच में है। तो वरुण किसके साथ में हुआ है, फ्रांस के बीच साथ में हुआ है, अरब सागर में किया गया है। वरुण कितने नंबर का है, 23 नंबर का है। गृह परेड कराया गया है। बुध शुक्र मंगल पृथ्वी बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून की एक सीधी रेखा में देखा गया 28 फरवरी को, और अब ऐसा 2040 में देखा गया। गृह परेड जो है वो क्या है, तो कहता है 28 फरवरी को बुध शुक्र मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण सबको एक सीधी रेखा में देखा गया। अब ऐसा 2040 में होगा। तो किसने डेट, गृह परेड का मतलब क्या है, सभी एक साथ देखा गया, 28 फरवरी को देखा गया। खेलकूद के बारे में देख लेते हैं अब हम लोग। खेलकूद, कुछ तो इसमें गड़बड़ चल रहा है भैया, बार बार बंद हो जाता है ये। चलिए खेलकूद के बारे में देखना है हम लोग को। कितने पेज हैं हम लोग को याद पढ़ने, आज 3, एक 4 पेज और हैं। चलिए जल्दी जल्दी निपटा लेंगे। तो बताया है कि 9वां ICC चैम्पियंस ट्रॉफी कहाँ हुआ है। तो ICC चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और UAE में हुआ था। तो कितने नंबर का चैम्पियंस ट्रॉफी, 9वें नंबर का था, 9 नंबर का। और हम लोग कहाँ, पाकिस्तान और UAE में हुआ। विजेता भारत बना, उपविजेता न्यूजीलैंड बना है। मैन ऑफ द मैच मिला है किसको, रोहित शर्मा को फाइनल मैच में। मैन ऑफ द सीरीज मिला है रविचंद्र अश्विन को, मैन ऑफ द सीरीज मिला है। और पुरस्कार विजेता को लगभग 22.4 लाख दिया गया, उपविजेता को 11.2 लाख डॉलर दिया गया। BCCI ने अलग से भारतीय टीम को 58 करोड़ के नगद पुरस्कार की घोषणा की है, 58 करोड़ रुपया की। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी 9वें नंबर का था। ये UAE पाकिस्तान में हुआ। भारत जीता, न्यूजीलैंड हारा। मैन ऑफ द मैच बने फाइनल में रोहित शर्मा, और मैन ऑफ द सीरीज बने हैं रविचंद्र अश्विन। तीसरी महिला प्रीमियम जो WPL हुआ है वो, उसमें उसका देख लेते हैं। विजेता मुंबई बनी है, उपविजेता दिल्ली बना है। तो विजेता कौन, मुंबई और दिल्ली को हराया है। 5 गो टीम इसमें थी इस बार। सर्वाधिक महंगा सीमस शेख को खरीदा गया है 1.9 करोड़ में। जयांटम्स। फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने हैं, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं हरमनप्रीत कौर मुंबई के। प्लेयर ऑफ द सीजन कौन बने हैं, नेट स्काईवर ब्रट। नेट स्काईवर ब्रट है जो MI की है, जो विजेता टीम के ही प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी है। ऑरेंज कप सर्वाधिक किसको मिला है, तो कहता है नेट स्काईवर ब्रट को ही मिला है। पर्पल कप कौन है, अमोलिया कौर, ये भी MI के हैं। MI हर चीज़ों में था इसलिए MI जीत भी गया। पुरस्कार मिला 6 करोड़ रुपया, उपविजेता को 3 करोड़ रुपया। प्लेयर फेयर प्ले अवार्ड गुजरात जाइंट्स को दिया गया, गुजरात जाइंट्स को दिया गया। इमर्जिंग प्लेयर कौन है, अमनजोत कौर। अमनजोत कौर इमर्जिंग प्लेयर है। कैच ऑफ द सीजन, सर्वाधिक छक्का, ये सब नहीं पूछेगा। दिवस के बारे में देख लेते हैं। मार्च का कौन कौन दिवस है। 3 मार्च को हम लोग क्या क्या मनाते हैं वो देखिए भैया।
भैया क्या दिक्कत है आपको, पढ़ने नहीं दीजिएगा। थीम देख लेते हैं। विषय 3 मार्च को हम लोग विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं। 3 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं, 3 मार्च को। 25 का थीम क्या था, तो वन्य जीव, जीव 3 होता है। अब जीव देखो कि पहला 3 मार्च को वन्य जीव है। 25 का थीम क्या, वन्य जीव संरक्षण पित्त लोगों और गृह में निवेश। वन्य जीव संरक्षण पित्त लोगों और गृह में निवेश क्या है, वही है। 8 मार्च को महिला दिवस है, कहता है कार्रवाई में तेजी लाना। इसका क्या थीम था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्रवाई में तेजी लाना। 15 मार्च को हम लोग उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। थीम क्या था, सतत जीवन शैली के लिए एक न्याय संगत परिवर्तन। सतत न्याय जीवन शैली के लिए एक न्याय संगत परिवर्तन। 16 मार्च को विश्व टीकाकरण दिवस मनाते हैं। थीम सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव होना चाहिए, ये हो गया। फिर कहता है 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं। 21 मार्च को विश्व वन दिवस हो गया। थीम वन और भोजन, विश्व वन दिवस का क्या है, विश्व वन और भोजन। 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। 23 मार्च को बलिदान दिवस होता है, भगत सिंह, सुखदेव और गुरु राजगुरु का बलिदान दिवस। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग होता है, टीबी रोग होता है। 27 को विश्व रंगमंच है, विश्व रंगमंच हो गया। तो इतना चीज़ हम लोग देख लिए। आगे देखते हैं, अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो अब देखते हैं हम लोग। केंद्र सरकार ने देश की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, नारंगी अर्थव्यवस्था के लिए $1 अरब की एक कोष स्थापित करने का फैसला लिया है। तो नारंगी अर्थव्यवस्था किससे रिलेटेड है, तो रचनात्मक कार्यों के लिए है। तो नारंगी अर्थव्यवस्था किससे रिलेटेड है, रचनात्मक कार्यों के लिए। उसमें $1 अरब कोष का स्थापित किया जाएगा, केंद्र सरकार ने घोषणा किया है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक हुई है। बैठक गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में हुआ। अध्यक्षता पीएम मोदी जी की है। तो राष्ट्रीय वन्य जीव की बैठक कहाँ हुआ है, वन्य जीव की बैठक हुआ है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, मोदी जी इसकी अध्यक्षता किए हैं। डॉल्फिन जनसंख्या आकलन किया गया है। 21-23 के अनुसार 6324 डॉल्फिन हैं। सिंधु बेसिन में केवल 3 है। पंजाब के ब्यास नदी में सर्वाधिक यूपी में है। IUCN श्रेणी में विलुप्त प्राय रखा गया है, ये ध्यान में रखिएगा। कहता है कि डॉल्फिन जनसंख्या आकलन 2025 का रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा यूपी में है। इसको IUCN के लुप्त प्राय में रखा गया, कैसे में, विलुप्त प्राय में, ये याद रखने की चीज़ है, विलुप्त प्राय में रखा गया है। और सिंधु बेसिन में केवल 3 है। और डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में है, ठीक है। नवरत्न कंपनी किसी प्रोजेक्ट में 1000 करोड़ या अपनी कुल संपत्ति का 15% तक निवेश कर सकता है। कहता नवरत्न कंपनी है, किसी प्रोजेक्ट में 1000 करोड़ रुपया या अपनी कुल संपत्ति का 15% तक निवेश कर सकती है। 25वां नवरत्न बना है IRCTC और 26वां बना है IRFC बना है, दोनों में। तो IRCTC और IRFC को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो अभी सवाल पूछेगा कि IRCTC और IRFC को कौन से दर्जा दिया गया, नवरत्न, महारत्न और ऑप्शन दे सकता है। तो इसको नवरत्न का दर्जा दिया गया है। 25वां और 26वां नंबर का ये बनाया गया है। इसरो ने PHTA और सेमी क्रायो इंजन के विकास के लिए पावर हेड टेस्ट आर्टिकल PHTA परीक्षण पूरा किया है। कहता है कि इसरो ने PHTA टेस्ट को पूरा किया है। कहता है PHTA मतलब क्या होता है, पावर हेड टेस्ट आर्टिकल। और सेमी क्रायो इंजन के लिए, सेमी क्रायो इंजन के लिए, क्रायो इंजन होता है लिक्विड O2 होता है, लिक्विड ऑक्सीजन होता है और लिक्विड हाइड्रोजन होता है। 253 डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो इसरो ने कहता है कि पावर हेड टेस्ट आर्टिकल, सेमी क्रायो इंजन के लिए पावर हेड टेस्ट आर्टिकल लॉन्च की सफल परीक्षण पूरा कर दिया। नीति आयोग ने एक अग्रणी प्रौद्योगिकी राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी लाने के उद्देश्य से नीति FTH की स्थापना की है। नीति आयोग ने क्या किया है कि भारत को एक अग्रणी प्रौद्योगिकी राष्ट्र बनाने के लिए एक उद्देश्य से नीति FTH की स्थापना किया है नीति आयोग ने। अब ये है क्या, वो हम लोग देख लेते हैं कि नीति आयोग ने क्या एक अग्रणी प्रौद्योगिकी राष्ट्र बनाने के लिए नीति FTH स्थापना किया है। चलिए इसको देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी किया गया है। IQAir स्विट्जरलैंड ने जारी किया है। प्रदूषण स्तर PM2.5 का है, PM2.5 का 5 औसत वार्षिक होना चाहिए, ठीक है। कहता विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है। और सबसे प्रदूषित शहर का नाम बर्निहाट है। बर्निहाट शहर, बर्निहाट असम व मेघालय में है, इस सीमा पे है। तो सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली,
शहर कौन हो गया, बर्निहाट हो गया जो असम और मेघालय में है। और सबसे प्रदूषित देश कौन है, तो चाड है। और फिर बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, कांगो, भारत 5वें नंबर पे है। अब देखिए वायु गुणवत्ता में बोल रहा है कि सबसे, अगर देश बोल देंगे चाड, भारत 5वें नंबर पे है। भारत की राजधानी, सब राजधानी में भारत दिल्ली सबसे टॉप में हो गया। और शहर की बात करें तो बर्निहाट असम और मेघालय की सीमा पे है, सबसे प्रदूषित है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 7 देश वार्षिक औसत 2.5 के WHO के दिशा निर्देशों को पूरा कर पाया है। ओनली 7 वो देश हैं। कौन कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बारबाडोस, एस्टोनिया, ग्रेनेडा, आइसलैंड और न्यूजीलैंड। तो होता है कि होना कितना चाहिए, 2.5 होना चाहिए, के 2.5 PM होना चाहिए। तो ये मात्र कितना देश है, इसमें 7 देश हैं जो इस चीज़ को पूरा कर पाया। ओनली 7 देश, समझ रहे हैं। कहानी गड़बड़ चल रहा है बाबू, आगे पढ़ते हैं। अधिक वजन और मोटापे से ग्रस्त वयस्क रिपोर्ट दिया है, जारीकर्ता लेसेंट। अधिक वजन की जारी कौन किया है, लेसेंट जारी किया है। इसके अनुसार अधिक वजन आबादी है, कहता है अधिक वजन और मोटापे से ग्रस्त वयस्कों की सबसे बड़ी आबादी कहाँ है, चीन में है, उसके बाद भारत में है। तो कहता है कि अधिक वजन और मोटापे से सबसे ज़्यादा कहाँ है, चीन में है, और सेकंड नंबर पर अधिक मोटा आदमी भारत में है। 1990 की तुलना में पुरुषों में 155% की बढ़ोतरी हो गई है और महिलाओं में 104% की हो गई है। 1990 की तुलना में पुरुषों में 155, महिला में 104%। 2050 तक भारत के 21 करोड़ पुरुष और 23 करोड़ महिलाएं मोटापे से ग्रस्त होगी, जो कि भारत की जनसंख्या का 1/3 होगा। समझ रहे हैं। तो बोल रहा है कि एक तो मोटापा में हम लोग सेकेंड नंबर पे तो है जो है ही, महिलाओं में बोल रहा है 2050 तक पुरुष लगभग 22 करोड़ और महिला 23 करोड़, पुरुष 22 करोड़ और महिला 23 करोड़ मोटापा हो जाएगी, महिला ज़्यादा मोटा रहेगी, जो भारत की जनसंख्या का 1/3 होगा। चागोस द्वीप समूह कहाँ है, हिंद महासागर में, 58 द्वीपों का समूह है। 1814 की पेरिस संधि के तहत फ्रांस ने मॉरिशस को ब्रिटिश को सौंप दिया। फ्रांस ने मॉरिशस को ब्रिटिश को सौंप दिया था पेरिस जल संधि के थे। तो जो कह रहा है कि चागोस द्वीप समूह जो है वो हिंद महासागर में है, 58 द्वीपों का समूह है। तो ये इसको क्या किया गया, 1814 में पेरिस की संधि के तहत फ्रांस ने जो मॉरिशस है वो ब्रिटेन को दे दिया था, ब्रिटिश को दे दिया था 1814 में ही। भारत 32 देशों के समूह में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान में 11वें स्थान पे है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की संरचना में 16वें स्थान हासिल किया है। अब ये देखिए 2 तरीके सवाल पूछा है। कहता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुसंधान मतलब रिसर्च करने में हम लोग 11 नंबर पे हैं और उसको बनाने में लगभग 16वें नंबर पे है। 2 चीज़ होता है, अगर आप अनुसंधान रिसर्च कर रहे हैं तो अनुसंधान कर रहे हैं तो 11वें नंबर पे हैं, और अगर संरचना कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो बनाने में हम लोग 16 नंबर पे हैं। तो रिसर्च कर रहे हैं लेकिन बनाने में हम लोग पीछे हो जा रहे हैं 32 देशों में। आगे पढ़ते हैं। माउंट फेटाले ज्वालामुखी कहाँ है, इथोपिया में। फेटाले कहाँ, इथोपिया। दूध थाप देंगे फट जाओगे, मतलब इसको ट्रिक है। दो थोपिया, इथोपिया में दूध थाप देंगे तो फेटाले। तो फेटाले ज्वालामुखी कहाँ है, इथोपिया में। भारतीय सेना प्रमुख ने फ्रांस में प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। तो भारतीय सेना प्रमुख जो फ्रांस में प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है, कहाँ दी है, फ्रांस में प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों को। उत्तर प्रदेश ने नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइज ऐप लॉन्च किया है। तो राइज ऐप कौन लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश लॉन्च किया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे रखा गया है। तो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी उसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे रखा गया है। महिला समृद्धि योजना नई दिल्ली का है। सौर वेद नाम उत्सव बिहार में मनाया गया है। सौर वेद नाम उत्सव कहाँ मनाया गया, बिहार में। तभी फिल्मोत्सव जम्मू कश्मीर में है। चापचरकूट मिजोरम में है। हेरत त्योहार कश्मीर में है। ये याद रखिए, इसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। राइज ऐप उत्तर प्रदेश, सौर समृद्धि दिल्ली, सौर वेद नाम बिहार, तभी फिल्मोत्सव जम्मू कश्मीर, चापचरकूट मिजोरम, हेरत कश्मीर। चलिए आगे अब देखते हैं। तीन पेज और है। मठवासी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, मठवासी उत्सव लद्दाख में। मठवासी उत्सव लद्दाख में। जयदा स्वामी उत्सव तमिलनाडु में। मठवासी
मठवासी लद्दाख में, जयदा स्वामी तमिलनाडु में। सेंट एथनीज समारोह कहाँ किया गया? श्रीलंका में किया गया सेंट एथनीज समारोह। भारत नेपाल साहित्य समारोह कहाँ मनाया गया? मथुरा में किया गया भारत नेपाल साहित्य समारोह। घोड़े जागा महोत्सव नेपाल में हुआ है। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी दुबई में किया गया है, रंग दे गुलाल प्रदर्शनी दुबई में। शिगमो महोत्सव गोवा में, शिगमो महोत्सव गोवा में किया गया है। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड में टॉप पे कौन रहे? जयसा। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड में टॉप पे कौन रहे? जयसा रहे। अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 किसको दिया है? उदय प्रकाश को। अज्ञेय स्मृति सम्मान किसको दिया गया? उदय प्रकाश को दिया गया। प्रीतिजर वास्तुकला पुरस्कार दिया गया लिया जुयाकुन को दिया गया, चीन के। प्रीतिजर वास्तुकला पुरस्कार लिया जुयाकुन को दिया गया। आर्द्रभूमि के विवेकापूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार दिया गया है जयश्री वेंकटेशन को। आर्द्रभूमि के विवेकापूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार दिया गया है जयश्री वेंकटेशन को। शांति में स्थिरता के लिए गोल्डन मरकरी दिया गया दलाई लामा को। जमुनालाल शर्मा पुरस्कार दिया गया प्रसार भारती को। जमुनालाल शर्मा पुरस्कार प्रसार भारती को। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार दिया गया आरबीआई को। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन दिया गया आरबीआई को। पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया मृदुलिका झा को। पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया है मृदुलिका झा को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया राम सुतार को, पहले पढ़ चुके हैं। विजय शंकर को नाइट क्रॉस सम्मान डेनमार्क में दिया गया है। डेनमार्क के नाइट क्रॉस सम्मान विजय शंकर को दिया गया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लासेक को मिला है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लासेक को दिया गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार आर के श्रीराम कुमार को दिया गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार आर के श्रीराम कुमार को दिया गया, आर के श्रीराम कुमार को। एबेल पुरस्कार मसाकी काशीबारा को। एबेल ये मैथ का नोबेल प्राइज है, तो मसाकी काशीबारा को दिया गया। टीवी परीक्षण में उत्कृष्टता के राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया तेलंगाना को। टीवी परीक्षण में तेलंगाना को टॉप है, टीवी परीक्षण में तेलंगाना टॉप पे है, समझ गए। आगे देखते हैं सम्मेलन आयोजन और उद्घाटन, ये देखना रहा हम लोग को। सम्मेलन आयोजन और उद्घाटन देखते हैं। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र कहाँ है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में बहुत वो लड़ाई झगड़ा होता है, तो वहाँ शांति की ज़रूरत भी है, इसलिए पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में बनाया गया है। 42वें राष्ट्रीय रोइंग चैंपियन भोपाल में हुआ है। राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? भोपाल में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ? स्पेन में किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हुआ है स्पेन में। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त 86वीं नदी आयोग की बैठक कलकत्ता में हुआ है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में 86 नदी आयोग की बैठक कहाँ हुआ है? कलकत्ता में हुआ है। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया है। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 24 नंबर का कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। पृथ्वी पर सबसे पुराना उल्का पिंड की पहचान ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। सबसे पुराना उल्का पिंड ऑस्ट्रेलिया में। वेब्स सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया। वेब्स सम्मेलन कहाँ किया गया है? जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया गया है। महिलाओं के लिए शी तारा अभियान शुरू किया गया स्टार हेल्थ के द्वारा। महिलाओं के लिए शी तारा अभियान किया गया स्टार हेल्थ के द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन मॉरिशस में किया गया है। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम प्रयागराज में बनाया गया। पहला अस्थायी कलाग्राम बनाया गया प्रयागराज में। जल स्थिरता समारोह कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। शहरी G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक मेजबानी करेगा दक्षिण अफ्रीका करेगा। तो होता है शहरी G20 और निवेश कार्य समूह की मेजबानी कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका करेगा। शहरी G20 और निवेश कार्य समूह की मेजबानी कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका करेगा। आगे पढ़ते हैं। दुनिया का सबसे लंबा हाइपर लूप ट्यूब विकसित कौन करेगा? IIT मद्रास। सबसे लंबा हाइपर लूप ट्यूब विकसित करेगा कौन करेगा? IIT मद्रास करेगा। कबड्डी विश्व कप का 25 का आयोजन कहाँ होने वाला है? इंग्लैंड में। कबड्डी विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में। भारत जीत चुका है। छत्रपति शिवाजी को समर्पित पहला मंदिर कहाँ बनेगा? भिवंडी महाराष्ट्र में। छत्रपति शिवाजी को समर्पित पहला मंदिर कहाँ बनेगा? भिवंडी महाराष्ट्र में। दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन न्यू दिल्ली में हुआ है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन न्यू दिल्ली में। 47वां नेशनल
जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल कहाँ किया गया है? जूनियर्स लखनऊ में। जूनियर्स गर्ल्स हैंडबॉल कहाँ हुआ है? लखनऊ में। आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच में लीवा समूह की स्थापना किया गया है। LI से लंका, BA से भारत। तो भारत और श्रीलंका के बीच में लीवा समूह को स्थापना किया गया आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद ब्राजील में हुआ है। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ हुआ है? ब्राजील में हुआ है। भारत और यूरोपियन यूनियन का 4th समुद्री सुरक्षा वार्ता नई दिल्ली में किया गया है। भारत और यूरोपियन यूनियन का 4th समुद्री सुरक्षा वार्ता, समुद्र का सुरक्षा का वार्ता कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। 14th कैच द रेन पंचकूला जल शक्ति अभियान के द्वारा शुरू किया गया। 14th कैच द रेन अभियान, 6th कैच द रेन अभियान पंचकूला में किया गया जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। हैक द फ्यूचर हैकाथॉन IIT गांधीनगर ने हैक द फ्यूचर हैकाथॉन, हैक द फ्यूचर कहाँ हुआ? IIT गांधीनगर में करवाया गया हैक द फ्यूचर। 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, बांग्लादेश ने मनाया 26 मार्च को। भारत और चिली के बीच कृषि पर पहला संयुक्त बैठक संपन्न हुआ है। भारत और चिल्ली मिर्चा है वो कृषि पर पहला संयुक्त बैठक किया गया है। समझ गए? 2 पेज है, इसको अब हम लोग कल देख लेंगे। योजना कार्यक्रम से आगे का कल देख लेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे